डॉक्टर समीर भाटी के पास जाता हूं। भाटी साहब, एक वैक्सीन खोज ली गई है, कहा है कैंसर के लिए वैक्सीन है, ट्यूमर से उसको रिलेटेड बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंसर्स होते हैं जो कि ट्यूमर फॉर्म में नहीं होते, मसलन ब्लड का कैंसर। क्या ये वैक्सीन हर तरह के कैंसर पर कारगर होगी? देखिए, पहले तो एक बार ये बताना इसमें ज़रूरी है कि जैसे अभी वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है, ख़ास तौर पे कैंसर की वैक्सीन के बारे में, तो इसके ऊपर अभी पूरी तरह से डेटा पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं है, जिसके बारे में इसकी मेडिकल क्लिनिकल इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी पता लग सके। जो भी स्टेटमेंट जितनी आ रही है, उसमें ये बताया गया है कि इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल में ये पाया गया है कि ये ट्यूमर को सप्रेस करती है और ट्यूमर की फर्दर आगे मेटास्टेसिस, उसकी अगली स्टेजेस है, उनको रोकती है। अब देखिए, इसमें दो चीजें हैं कि हम जब वैक्सीन की बात करते हैं तो वैक्सीन या तो आपकी प्रिवेंटिव होगी कि रोकथाम करेगी बीमारी की, या फिर आपकी थेरेपेटिक होगी कि जब बीमारी है तो बीमारी के अंदर उसको रोकेगी। तो अभी उसके ऊपर वो भी क्लैरिटी आनी जरूरी है। तो इसलिए अभी सिर्फ हम इसके ऊपर अजम्पशंस कर रहे हैं कि इस तरह की वैक्सीन वहां पर रोल आउट होने वाली है। यहाँ पे देखिए, ये जरूरी है समझना, अगर वो रोल आउट होती भी है रशिया के अंदर सक्सेसफुल और उसके रिजल्ट भी देखे जाते हैं, पर भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो देखिए, वैक्सीन अगर यहाँ पर या कोई भी न्यू ड्रग आती है तो वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक लॉ के अंदर आती है। तो यहाँ पर अगर वो दवा मैन्युफैक्चर होगी वैक्सीन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पहले उसको जो अथॉरिटी है, जैसे सीडीएसओ है, डीसीजीआई है, वहां के थ्रू उसको जाना पड़ेगा, जिसके अंदर की यहाँ पर यहाँ की डेमोग्राफी के अकॉर्डिंगली, यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ के लोगों पर उसका क्लिनिकल ट्रायल होगा। और वो क्लिनिकल ट्रायल होने से पहले भी उसकी एप्लीकेशन जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अपना अप्रूवल देगी कि ये ट्रायल के लिए किस तरह का प्रोसेस इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अप्रूवल होने के बाद ट्रायल होगा, और ट्रायल होने के बाद जैसा हमने पहले कोविड के अंदर भी देख रहे थे कि फेज 1, 2, 3 इस तरह के ट्रायल में ये देखा जाएगा कि क्या वो वैक्सीन सेफ है, एफिकेशियस कितनी है। तो ये किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन अभी फिलहाल इस वैक्सीन को लेकर नहीं है। पर यस, अगर ये वैक्सीन यहाँ पर वहां पर सक्सेसफुल होती है तो ये एक ब्रेक थ्रू होगा काफी, एक, क्योंकि जैसा आजकल कैंसर भी हम देख भी रहे हैं, तो वहां पर उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ की जो कंपनी है, उसका यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करेगी। पर फिलहाल मैं समझता हूं अभी इसमें कुछ भी कहना उतना उचित नहीं है, थोड़ा क्योंकि वो डेटा नहीं है। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर विदित, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ जी। तो अब एक सवाल ये आता है, ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन उन मरीजों को दी जाएगी जो कैंसर के पेशेंट हैं। मतलब हम जनरली वैक्सीन को ऐसा समझते हैं कि भाई बचपन में लगा दी गई, उसके बाद आपको बीमारी नहीं होगी, तो शायद ये वो चीज़ तो नहीं है। और अगर कैंसर के पेशेंट्स को ही दी जानी है तो फिर तो ये इसे वैक्सीन कहें या इसे कहें दवाई जो इलाज करेगी? नहीं, वो बात तो चलो एक बात है कि वैक्सीन हम कैंसर पेशेंट्स को देंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि चाहे वो कोई भी दवा है या फिर चाहे वो वैक्सीन ही है, वो जब हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके पीछे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। कोई भी दवा है वो पहले लैब में टेस्ट करी जाती है, या चाहे वो वैक्सीन हो वो पहले लैब में टेस्ट करी जाती है, उसके बाद वो जानवरों में टेस्ट करी जाती है, और उसके बाद भी वो इंसानों में टेस्ट जब करते हैं तो उसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। उसके भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, और उसके बाद जाके भी बहुत सारी अथॉरिटीज है, जैसे यूएस एफडीए है, इंडिया में डीजीसीआई है। ये सारी जो अथॉरिटीज हैं वो किसी भी दवा और वैक्सीन को पहले अप्रूव करती हैं, उसकी सेफ्टी और एफिकेसी को परखने के बाद, और उसके बाद ही एक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। तो जहां तक ये वैक्सीन की बात है, चाहे वो कैंसर पेशेंट्स को दी जा रही है या फिर उन पेशेंट्स को दी जा रही है जिनको कैंसर नहीं है और कैंसर के बचाव के लिए दी जा रही है, तो कोई भी ऐसी स्थिति हो, उसके पीछे बहुत बड़ा एक प्रोटोकॉल होता है, बहुत बड़ा काम होता है उसके पीछे, और इसमें सालों साल लग जाते हैं। और उसी के बाद हम कोई डॉक्टर इस चीज को प्रिस्क्राइब करता है।
तो इस वैक्सीन के लिए अभी तो कहना बहुत ही जल्दी होगा कि इनको कैंसर पेशेंट्स में दी जाए या उन पेशेंट्स को दी जाए जिनको कैंसर नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई भी प्री क्लिनिकल डेटा जिसको हम बोलते हैं, जो लैब में जो जांच होती है, ना कोई एनिमल डेटा है, ना कोई ह्यूमन स्टडीज हुई हैं, तो इसके बारे में कोई भी अभी टिप्पणी देना ठीक है। गॉट योर पॉइंट सर, क्योंकि आप तीनों लगभग एक जैसी बात कह रहे हैं। तो डॉक्टर प्रीतम, फिर ये रूस ने दावा, मतलब जो मैंने पढ़ा उसमें तो यही पढ़ा कि उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में इसे सक्सेसफुल पाया है, और इतनी बड़ी बात अगर वो वर्ल्ड लेवल पे कह रहे हैं तो एक जो प्रोसेस आप तीनों लोग बता रहे हैं, क्या उन्होंने वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया और पहले ही अनाउंस कर दिया, या फिर वो कर चुके हैं लेकिन डेटा अवेलेबल नहीं है? तो देखिए, जैसे हमारे पास ऐसा आप कह रहे हैं डेटा, ये डॉक्टर प्रीतम से ये सवाल है, मैं आऊंगा आपके पास डॉक्टर विदित। तो देखिए, ऐसा है कि जब हमें पता चला है कि ये स्टेटमेंट आया हुआ है, हमें वो ट्रायल कैसे कंडक्ट की गई, कितने पेशेंट्स पे कंडक्ट की गई, उसमें रिजल्ट्स क्या थे, कितना बेनिफिट मिला था, उसके साइड इफेक्ट्स क्या थे, इसके बारे में हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और सिर्फ इस डेटा पे कहना कि ये हम अपने सारे पेशेंट्स में एप्लीकेबल करेंगे या अप्लाई करेंगे, ये थोड़ा मुश्किल है। आई थिंक कोई भी आजकल कोई भी नया डेटा आता है किसी भी ड्रग के बारे में, एक प्रॉपर ट्रायल और उसका डिजाइन के बारे में पूरी दुनिया को जानकारी दी जाती है कि इतने पेशेंट्स पे ये ट्रायल किया गया था, इतना फायदा मिला था, ये साइड इफेक्ट्स थे। इन चीजों को देखने के बाद ये इंजेक्शन या कोई टैबलेट या कोई भी ट्रीटमेंट हो, ये हमारे पेशेंट में लागू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये देखा जाता है। ये बहुत 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 प्रीमेच्योर है कहना कि ये वैक्सीन पे इतने पेशेंट्स पे ट्रीटमेंट किया हुआ है, हमें कोई भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। और क्योंकि कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद में उसकी जो साइड इफेक्ट्स है, डिसएडवांटेजेस है, उसको भी देखना उतना ही जरूरी है। और ये जब तक हमें पता नहीं चले, ये सारे पेशेंट्स में यूज करना अभी तक हमारे लिए सही साबित नहीं हुआ। तो डॉक्टर भाटी, के रूस ये सब कहने बताने में हड़बड़ी कर गया? उन्होंने बहुत जल्दी ये बात तो बता दी, लेकिन बाकी के वैलिड डेटा जो, जैसे आप सभी लोग कह रहे हैं कि उसको एक वर्ल्ड लेवल पे या जो भी प्रेस्क्राइब सोसाइटीज हैं या फोरम्स हैं वहां पर रखना चाहिए, उसके बिना ही अनाउंसमेंट आ गई है। हाँ नहीं, देखिए, हड़बड़ाहट में तो नहीं कहा होगा, डेफिनेटली उसके पीछे कुछ बैकएंड उनके पास डेटा होगा, पर अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी है। जैसे उनकी स्टेटमेंट को ही देखें तो स्टेटमेंट में कुछ कुछ बातें आई है। अब उसका डेटा भी, सपोर्टिव डेटा भी आगे प्रोवाइड करेंगे वो लोग, पर अभी जो स्टेटमेंट आई है उसमें कुछ कुछ चीजें बताई गई है। जैसे कि अगर आप देखिए कि उसमें कहा गया है कि ट्यूमर को सप्रेस करेगी, उसको रोकेगी फर्दर आगे स्टेजेस में। तो इसका मतलब है कि वो प्रिवेंशन पे ना करके कैंसर वाले पेशेंट पे, इसको क्या समझे, पहली बात। दूसरी बात, जैसा आपने पूछा कि ट्यूमर तो बहुत तरह के होते हैं, कि एक तरह के ट्यूमर की आप बात कर रहे हैं कि सॉलिड ट्यूमर, बट ट्यूमर तो कई तरह के होते हैं। तो एंड देन बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें ट्यूमर होगा नहीं, मसलन कई तरह के ब्लड कैंसर जहां तो कोई ट्यूमर फॉर्म होती नहीं। हाँ, तो यहां पर उन्होंने बात कही है कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगे और उसमें अलग अलग ट्यूमर के लिए, मतलब ट्यूमर एसोसिएटेड एंटीजन, डिफरेंट ट्यूमर के लिए कस्टमाइज्ड एआई बेस्ड वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बातें कही है, पर अभी इसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट डेटा एक बार आएगा, उसके बाद इसके ऊपर फर्दर कमेंट कर पाएंगे। गॉट योर पॉइंट सर। विदित साहब, आज जब मैं ये सारी चीजें पढ़ रहा